हाल ही में ईरान में हुई सैन्य कार्रवाई में एक बात सामने आई है कि दुर्लभ पृथ्वी खनिज कितने महत्वपूर्ण हैं। 20वीं सदी के युद्धों में तेल की भूमिका थी, जबकि 21वीं सदी के युद्ध दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर निर्भर हैं। चलिए और सटीक बात करते हैं। तेल से गति मिलती है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज खुफिया क्षमता, सटीकता और नियंत्रण में मदद करते हैं। यही बदलाव है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या देख सकते, प्रोसेस कर सकते हैं और कितनी सटीकता से वार कर सकते हैं। ये उन सिस्टम्स के बारे में है जो F-35 रडार एरे, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, सटीक मारक मिसाइलें, ड्रोन, सैटेलाइट्स, यहां तक कि नाइट विजन को शक्ति देते हैं। ये सब दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की वजह से संभव हो पाता है। अब यही से कहानी में इजराइल आता है। इजराइल के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का बड़ा भंडार नहीं है। ये चाइना नहीं है, लेकिन अब फायदा वही नहीं है, क्योंकि इस नए युद्ध क्षेत्र में फायदा उस देश को नहीं मिलता जिसके पास जमीन है। ये उस देश को मिलता है जो जमीन से मूल्य निकालना जानता है। और ठीक वहीं इजराइल खुद को स्थापित कर रहा है। अब शुरुआत में ही एक बात साफ कर लेते हैं। दुर्लभ पृथ्वी खनिज असल में दुर्लभ नहीं है। ये पूरी दुनिया में है, लेकिन बिखरे हुए हैं। ये कई जगह कम मात्रा में फैले हैं और अलग करना व शुद्ध करना बहुत मुश्किल है। मुख्य बात दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज नहीं, बल्कि उन्हें निकालने, प्रोसेस करने और अलग करने की असली चुनौती है। और असली जंग वही है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की बात करते समय हम भूविज्ञान नहीं, बल्कि क्षमता की बात करते हैं। ये प्रिसीजन मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को शक्ति देते हैं और नियोडियम, डिस्प्रोजियम जैसे तत्व उड़ान नियंत्रण सतहों को रियल टाइम में कंट्रोल करते हैं। ये रडार सिस्टम्स के अंदर लगे होते हैं, जिससे आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स खतरों को सटीक ट्रैक और इंटरसेप्ट कर पाते हैं। ये F-35 जैसे एयरक्राफ्ट्स में लगे होते हैं, जो सेंसर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को चलाते हैं। ये उन ड्रोन्स में भी ताकत देते हैं जो आपके घर में आपके बच्चे के खरीदे हुए ड्रोन जैसे हो सकते हैं। ये छोटे प्लेटफॉर्म्स को भी जबरदस्त मारक क्षमता देते हैं। ये नाइट विजन और टारगेटिंग सक्षम करते हैं, जिससे एक पक्ष अंधेरे में काम कर सकता है जबकि दूसरा नहीं कर सकता। अगर इन खनिजों को हटा दें तो हमारे आसपास की हर चीज खराब होने लगती है। कम सटीकता, कम गति, कम जागरूकता और कम नियंत्रण। अब रणनीतिक हकीकत यह है, चाइना ने केवल रेयर अर्थ्स पर जल्दी कदम नहीं उठाया, उसने रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण स्थापित किया। उनकी खनन पर नियंत्रण, उनकी प्रोसेसिंग पर नियंत्रण और उन्हें अलग करने पर नियंत्रण। अब वो उस नियंत्रण का उपयोग कर रहा है। अप्रैल 2025 में चीन ने प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और खासकर उनसे बने चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने चालाकी से पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि इससे भी ज्यादा ताकतवर कदम उठाया। उन्होंने लाइसेंस प्रणाली बनाया। आजकल दुनिया ऐसे ही चलती है ना? बात उस $400 वाली कॉफी मशीन की नहीं है। बात उन कैप्सूल्स की है जो आप हर महीने $100 में खरीदते हैं। बात है कि वे आपको टेक्नोलॉजी का लाइसेंस देते हैं और आपको उस पर निर्भर बना देते हैं। तो अब कंपनियों को महत्वपूर्ण सामग्री जैसे डाइस्प्रोसियम, टर्बियम, इट्रियम और गैडोलिनियम का निर्यात करने के लिए सरकारी लाइसेंसिंग मंजूरी की जरूरत होती है। यही खास सामग्री उन्नत रक्षा प्रणालियों में इस्तेमाल होती हैं। जब आपके पास ये खास मात्रा में आ जाएं, तो आप कह सकते हैं, जानते हो क्या, मैं खुद की कंपनी खोलने के बजाय सिर्फ सब्सक्रिप्शन सिस्टम पर रहूंगा। लेकिन इसका मतलब यही है। उनके ऐसा करने से वे सप्लाई को नियंत्रित करते हैं और धीमा कर देते हैं। मंजूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कुछ कंपनियां, खासकर रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की, पूरी तरह काटी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनियां, खासकर अमेरिका में, पूरी तरह काटी जा सकती हैं। उन दुर्लभ खनिजों तक पहुंच सिर्फ राजनीतिक स्तर पर तय होती है। ये बाजारों पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप किससे जुड़ते हैं। और यहां जो ध्यान केंद्रित किया गया है वो यूं ही नहीं है। ये भारी दुर्लभ मृदा तत्व हैं, जिन्हें प्रोसेस करना सबसे कठिन है और रणनीतिक रूप से सबसे अहम भी। चीन यहीं अपनी ताकत दिखा रहा है। और यही वो क्षेत्र है जहां चीन का लगभग पूरी तरह से दबदबा है। जब चाइना निर्यात पर शिकंजा कसता है, तो वो सिर्फ आपूर्ति नहीं सीमित करता, वो क्षमता नियंत्रित कर रहा है।
वो रेडार सिस्टम, मिसाइलें, मिसाइल सुरक्षा, F-35 और आपके घर में मौजूद ड्रोन को नियंत्रित कर रहा होता है। चाइन पहले भी इस हथकंडे का इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने 2010 में जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था और हाल ही में अन्य रणनीतिक सामग्रियों के साथ भी किया है। ये एक पैटर्न है। अब हम भविष्य के जोखिम की बात नहीं कर रहे हैं। आप इसे अपनी आंखों के सामने वास्तविक समय में देख सकते हैं। असल में संयुक्त राज्य अमेरिका इसे देख रहा है और वे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का घरेलू खनन फिर शुरू करना चाहते हैं। वे प्रोसेसिंग में निवेश कर पूरी सप्लाई चेन, खदान से मैग्नेट तक बना रहे हैं। इसमें दिन या हफ्ते नहीं, बल्कि साल लगते हैं। अरबों निवेश के बाद भी अमेरिका आत्मनिर्भरता से बहुत दूर है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ये जानते हैं और अब ये दो काम कर रहा है और यहीं पर हमें ध्यान से सुनना और समझना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा, ये गठबंधन बना रहा है। अगर चीन के पास सब कुछ है तो उसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का व्यापार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइन के पास सब कुछ नहीं है, जैसे घरेलू तेल आपूर्ति भी नहीं है, जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा की है। तो इसकी पूर्ति के लिए वो रूस, सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों से तेल प्राप्त करता है, लेकिन खासकर उन दुष्ट शासनों से जो उसके प्रति वफादार हैं और उस पर निर्भर हैं। वेनेजुएला और ईरान अपना तेल, पैसे और हथियारों की तकनीक के बदले बेचते हैं क्योंकि वे वैश्विक स्तर पर ब्लैकलिस्टेड हैं और इसका इस्तेमाल स्वतंत्र दुनिया को धमकाने में करते हैं। अब ट्रंप मैदान में आते हैं। ईरान के चीन को निर्यात बंद करने से अमेरिका उनके एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता को हटा रहा है। यानी चीन के पास लंबे समय तक संचालन के लिए पर्याप्त तेल नहीं रहेगा। अनुमान 2 से 4 महीने के हैं और उन्हें तेल चाहिए होगा। जब उन्हें तेल चाहिए होगा तो बदले में उन्हें पश्चिम को उनकी जरूरत की चीजें देनी होंगी। वो क्या हैं? आपने सही कहा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। ये युद्ध की एक प्रमुख विशेषता है। आगे भविष्य में देखें तो अगर चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है, अगर वे वेनेजुएला और ईरान से तेल आपूर्ति रोककर दुनिया को दुर्लभ धातुओं से वंचित करें, तो आप न सिर्फ आतंकवाद और ईरान के परमाणु हथियार रोकते हैं, बल्कि चीन को मजबूर करते हैं कि वे दुर्लभ धातुओं का व्यापार करें जब तक पश्चिम उत्पादन नहीं बढ़ाता। दूसरी बात, अमेरिका को गठबंधनों की जरूरत है और यही हमें वॉशिंगटन डीसी लाता है। कुछ हफ्ते पहले एक महत्वपूर्ण खनिजों पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। 50 से ज्यादा देश एकत्र हुए और सभी का ध्यान उन्हीं सामग्रियों की सुरक्षा पर था जो आधुनिक तकनीक व राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव है। सोचिए, वहां छोटा इजराइल भी था। गिदोन सार, हमारे विदेश मंत्री, ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और वैश्विक साझेदारों से मुलाकात की। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था कि वो वहां थे, ये इजराइल को रेयर अर्थ समूह के साथ जोड़ना था। ये इजराइल को रेयर अर्थ से जुड़े देशों के साथ जोड़ना था। ये रेयर अर्थ संकट को हल करने की कोशिश में इजराइल को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ना था। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका समझता है, ये अब सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं। ये रणनीतिक नियंत्रण की बात है। अब देखें कि इजराइल में क्या हो रहा है। एक राष्ट्रीय प्रयास है, एक राष्ट्रीय रणनीतिक कोशिश है कि रेयर अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, लेकिन खनन के जरिए नहीं, बल्कि नवाचार के जरिए। इजराइल छोटा देश है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम जल्दी कदम उठा सकते हैं। इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर सभी इजरायलियों से आह्वान करती राष्ट्रीय चुनौती शुरू की है। अपनी स्टार्टअप्स को रेयर अर्थ्स के निष्कर्षण, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और विकल्पों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। और ये वास्तव में एक गहरी समझ को दर्शाता है। महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक दौड़ अब मात्रा या आकार से नहीं, बल्कि उन्हें निकालने और संसाधित करने की क्षमता से तय होती है। आइए देखें व्यवहार में ये कैसा है। इजराइल नेगेव में फॉस्फेट जमा से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने पर काम कर रहा है। ये कम मात्रा में है, पर निकाले जा सकते हैं। ये औद्योगिक कचरे से सामग्री निकालने की तकनीकें विकसित कर रहा है। ये रासायनिक उप उत्पादों और उन सामग्रियों पर ध्यान देता है जिन्हें ज्यादातर देश फेंक देते हैं। ये पृथक्करण तकनीकों को आगे बढ़ा रहा है, जो पूरे प्रक्रिया का सबसे जटिल और मूल्यवान हिस्सा है। कुछ इजरायली कंपनियां जैसे ICL ग्रुप पहले से ही इसके केंद्र में मौजूद हैं।
वे बड़े पैमाने की रासायनिक प्रणालियां चला रहे हैं जिन्हें महत्वपूर्ण सामग्री की पुनर्प्राप्ति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों से स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो निष्कर्षण चक्र कम, पुनर्प्राप्ति बेहतर, लागत घटाने और दक्षता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और साथ ही इजराइल एक बहुत ही दिलचस्प चीज में निवेश कर रहा है। अब मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें, रिसाइकलिंग। मैं यहां आपकी बोतलों और डिब्बों या दूध के डिब्बों को रिसाइकलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्रयुक्त डिफेंस सिस्टम्स और मौजूदा औद्योगिक ढांचे से दुर्लभ पृथ्वी तत्व निकालना और उनके विकल्प विकसित करना सीमित सामग्रियों पर निर्भरता घटाने के लिए किया जा रहा है। अब इसके रणनीतिक प्रभाव पर सोचिए। अगर इजराइल कचरे से दुर्लभ पृथ्वी तत्व निकाल सके तो खदान पर नियंत्रण की जरूरत नहीं। अगर वो इन्हें ज्यादा कुशलता से प्रोसेस कर सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए जरूरी बन जाए, अगर वो इन्हें सीधे अपने रक्षा सिस्टम में शामिल करे तो निर्भरता कम होकर हमें बड़ा वैश्विक खिलाड़ी बना देगा। तो आइए एक कदम पीछे चलते हैं। ये कहानी खनिजों की नहीं है, ये नियंत्रण की कहानी है। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण, सैन्य उत्पादन पर नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण, खासकर इजराइल के मामले में, हमारी स्वतंत्रता पर नियंत्रण। चीन ने प्रसंस्करण पर नियंत्रण के जरिए प्रभुत्व स्थापित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधनों के माध्यम से क्षमता को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल खुद को इस समीकरण के ठीक बीच में स्थापित कर रहा है, जमीन का मालिक बनकर नहीं, बल्कि जमीन से जो निकलता है उस पर महारत हासिल करके। क्योंकि भविष्य में दुर्लभता सिर्फ खनिजों की नहीं होगी, ये ज्ञान की भी होगी। और दुर्लभ सामग्री निकालने में दुर्लभ विशेषज्ञता होना ही इजराइल को वो दुर्लभ बढ़त देगा जिसकी उसे भविष्य के लिए जरूरत है। मध्य पूर्व की कहानी तब तक अधूरी है जब तक आप नहीं समझते कि इजराइल नक्शे पर क्यों है। हम यहाँ हैं क्योंकि इस भूमि में हमारा 3800 वर्षों से अधिक का इतिहास है। उस इतिहास को प्राचीन यरूशलेम के दाऊद का नगर में हुई पुरातात्विक खोजों से दर्ज व प्रदर्शित किया गया है, जहां राजा दाऊद और बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने कदम रखे थे। ये वो स्थान है जहां मैंने 2 दशकों से भी अधिक समय तक काम किया है। इजराइल के दुश्मनों ने, जो इजरायलियों को उपनिवेशवादी कहते हैं और इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं, जल्दी समझ लिया कि पुरातात्विक खोजें उनके दावों को झूठा साबित करती हैं। इसीलिए उन्होंने इसे रोकने के लिए आतंकवाद से व्हाइट हाउस तक हर कोशिश की। अब ये कहानी मेरी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग किताब व्हेन द स्टोन्स स्पीक में विस्तार से बताई गई है। ये किताब अमेज़न पर अंग्रेजी में उपलब्ध है, लिंक शो नोट्स में है। ये अब हिब्रू में उपलब्ध है। अगर आपके दोस्त या परिवार हों या आप खुद इसे इजराइल की भाषा में पढ़ना पसंद करते हों, जल्द ही ये रूसी में भी आएगी। कृपया आज ही अपनी प्रति खरीदें और कमेंट्स में एक संदेश छोड़ें। मैं आपकी राय और मेरी किताब पर आपका फीडबैक सुनना चाहूंगा। धन्यवाद।